आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नए टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि क्यों ये जो डीसी जनरेटर होते हैं हमारे पास, ये हाई वोल्टेज में बिजली को क्यों नहीं पैदा करती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इस सवाल से मैं कई सारे जो है नए नए कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आईटीआई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। जब भी हम जनरेटर की बात कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी प्रकार के जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, तो इन सब में जो वाइंडिंग की जाती है वो एक ही प्रकार से की जाती है और दो तरीके का वाइंडिंग आपको देखने मिलेगा। पहला जो होता है जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, और दूसरा जो वाइंडिंग होता है हम उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भाई हमारी जो जनरेटिंग स्टेशन में जो अल्टरनेटर होते हैं वो किस प्रकार से काम करती है, कैसे पावर को जनरेट करती है, पूरा क्या कहानी है, मैंने एकदम डिटेल में बताया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। जैसे कि मैग्नेट होते हैं वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी वाइंडिंग से आप जब करंट फ्लो करवा देंगे तो वो मैग्नेट बन जाता है और अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगता है। तो इस फील्ड वाइंडिंग को हम इसलिए ही करते हैं ताकि हम मैग्नेट फॉर्म करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सके और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके। क्योंकि जनरेटर की बात करें या मोटर की बात करें, इस मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब और एक जो वाइंडिंग होता है आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग को हमेशा याद रखिएगा, ये वो वाइंडिंग होता है जिस वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये जो वोल्टेज है वो इंड्यूस होता है। आप सोच रहे होंगे कि मोटर में भी तो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, तो क्या वहाँ भी ऐसा होता है? जी हाँ, वहाँ भी होता है। फिर आप सोच रहे हो कि यार वहाँ क्यों, उसको तो हम सप्लाई देते हैं। तो वहाँ भी जो है बैक ईएमएफ जो होता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, तो वही जो है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होता है। तो हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को इस तरीके से याद रखिएगा दिमाग में कि फील्ड वाइंडिंग हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग वैसी वाइंडिंग होगी जहाँ पे हमारी ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है। जनरेटर है तो भैया पूरा वहाँ पे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं। मोटर है तो वहीं जो है आपको बैक ईएमएफ देखने मिलेगा। अब डीसी वाइंडिंग में जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम रोटर के ऊपर करते हैं और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम स्टेटर पे करते हैं। ये रोटर स्टेटर तो आपको पता होगा, उम्मीद है, को पहले भी बताया है कि भाई दो पार्ट होते हैं मोटर या जनरेटर के, स्टेटर, रोटर, स्टैटिक पार्ट, रोटेटिंग पार्ट, बहुत बताया, आपको पता है। तो जैसे ही हम फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर से जो है करंट फ्लो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी रोटर रखी हुई है जिसके ऊपर जो है आर्मेचर वाइंडिंग किया गया है। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग को, इस रोटर को हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो जैसे ये रोटेट होता है तो इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर कंडक्टर के बीच में एक रिलेटिव मोशन आता है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स है वो लिंक करता है हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ और वो चेंज होता है। तो आपको पता है कि जैसे ही ऐसा होगा तो फैराडेज अंकल ने हमें कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस होगा और अगर आप सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो करंट फ्लो होगा, यानी कि ये जो जनरेटर है आउटपुट पे हमें पावर जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आती है और मैंने कई बार जो है आपको ये सारी बातें बताई है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, इस करंट का जो नेचर होता है वो हमेशा अल्टरनेटिंग होता है, यानी कि वो एक एसी करंट को जो है पैदा करता है। चाहे हम डीसी जनरेटर की बात करें, चाहे हम एसी जनरेटर की बात करें। ये क्या बोल रहे हो भैया? जी हाँ, ये मैं सही बोल रहा हूँ। और इससे जो है आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनती है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछा जाता है कि वाइंडिंग में जो है हमारा जो करंट इंड्यूस होता है उसका नेचर क्या होता है। डीसी जनरेटर की भी अगर हम बात करें तो उसके केस में भी। तो यहाँ से सवाल निकल करके ये आता है कि अगर हमारे डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रहा है तो भाई फिर उसको डीसी जनरेटर हम क्यों कह रहे हैं? हमें आउटपुट में ये फिर डायरेक्ट करंट कैसे देता है, या देता भी है कि नहीं? जी हाँ, डायरेक्ट करंट देता है, तभी तो इसको डीसी जनरेटर कह रहे हैं। तो फिर जब कैसे हो रहा है ये पॉसिबल? तो ये पॉसिबल ऐसे हो पा रहा है कि रोटर पे हमने कम्यूटेटर को लगा रखा है और ये कम्यूटेटर है जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट में जो है डायरेक्ट करंट मिलता है। तो ये जो कम्यूटेटर है एक तरह कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे कि रेक्टिफायर हमारे पास है तो वहाँ पे जब वो कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और ये जो कम्यूटेटर है जब ये कन्वर्ट कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को जो है हम कम्यूटेशन कहते हैं। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई?
तो अब हम अपने मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है जो पावर जनरेट करती है, तो अक्सर आप देखोगे कि ये लो वोल्टेज में ही पावर को जनरेट कर रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में जनरेट नहीं करते हैं। जैसे अल्टरनेटर केस में देखेंगे तो वहाँ पे तो भाई हम 25-25 हज़ार 11-11 हज़ार में जो है वोल्टेज को जनरेट कर रहे होते हैं, इतना हाई वोल्टेज में ऑपरेशन हो रहा होता है। पर डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो वो सिर्फ लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ में ली जाती है, लो वोल्टेज को जो है जनरेट की जाती है। तो क्यों, इसके पीछे का क्या रीज़न? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि डीसी की जो आर्मेचर वाइंडिंग है हम उसको रोटर पे करते हैं, इसी वजह से। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको पता है कि ये जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। अब रोटेटिंग पार्ट पे आर्मेचर वाइंडिंग करना, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, वहीं पे हमें पावर जो है जनरेट करने वाला है। तो वहाँ से रोटेटिंग पार्ट से पावर को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा पेचीदा वाला काम होता है। अब प्लस अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडक्टर नहीं लगा पाएंगे, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है हमारे स्टेटर के कंपैरिजन में। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप लगा भी देते हैं, ज़बरदस्ती का हेवी कर देते हैं, तो उससे होगा कि बहुत वेट बढ़ जाएगा आपके रोटर का, और रोटेटिंग पार्ट का अगर आप वेट बढ़ा देते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, यानी कि उसको मैकेनिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और अगर आपको याद होगा मैंने अल्टरनेटिव वाले वीडियो में भी आपको बताई थी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है अल्टरनेटर का, उसको हम स्टेटर में करते हैं। वो इस वजह से उसका भी जो एक रीज़न था वो ये था कि स्टेटर में हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाता है तो ज़्यादा कंडक्टर को हम लगा पाएंगे, ज़्यादा वाइंडिंग कर पाएंगे, ज़्यादा पावर को हम जनरेट कर पाएंगे, वो भी हाई वोल्टेज में। और साथ ही साथ कूलिंग भी जो है हमारा एफिशिएंट होता है। ये स्टैटिक पार्ट को कूलिंग प्रोवाइड करना, फ़ैन लगा देंगे चारों तरफ से, आपका आराम से जो है कूलिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बट रोटर में कैसे आप कूलिंग प्रोवाइड करेंगे? बहुत इनएफिशिएंट कूलिंग यहाँ पे होती है उसके कंपैरिजन में। तो एक सवाल आपके दिमाग में बन सकता है कि जब इतना प्रॉब्लम है भाई रोटर में इसको आर्मेचर वाइंडिंग को करने में, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम इसको स्टेटर पे क्यों नहीं कर देते हैं? तो हम स्टेटर पे नहीं करते, हम जानबूझ के जो है हम इसको रोटर पे करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट इंड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, और इस करंट को जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है, और ये जो काम है वो हमारा कम्यूटेटर कर रहा होता है। पर अगर मान लीजिए उसको आप स्टेटर पे कर देंगे तो फिर उसको कन्वर्ट जो है करना इतना आसानी हमारे लिए नहीं होगा, फिर अलग से आप रेक्टिफायर सर्किट की मदद से कन्वर्ट करेंगे। तो फिर आप बोलोगे तो हाँ वैसे कर देंगे, तो भाई जब वैसे करोगे तो फिर आप उसको एसी जनरेटर कहोगे, डीसी जनरेटर नहीं कहोगे, क्योंकि वो एसी बन गया ना। आउटपुट में अगर वो अल्टरनेटिंग करंट आपको दे रहा है टर्मिनल में, फिर अलग से उसको आप रेक्टिफायर सर्किट लगा करके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। और एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, ऐसा कम्यूटेटर आपको एसी जनरेटर या अल्टरनेटर में देखने नहीं मिलेगा। तो इस कम्यूटेटर में क्या होती है कि हमारे डिफरेंट सेगमेंट होता है। अभी हर एक सेगमेंट के बीच में जो है इंसुलेशन हम प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेटर हमारा होता है, एक माइका का लेप देते हैं ताकि करंट एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में फ्लो होकर के ना जाए। और आपको ये पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि जो इंसुलेशन का जो थिकनेस होता है वो हमारे वोल्टेज के साथ बढ़ रहा होता है। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज में आप पावर को जनरेट कर रहे होंगे तो आपको जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे उसका भी थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इंसुलेशन मटेरियल भी जो है ज़्यादा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की केवी बढ़ती है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ डिस्क होता है, ये जो इंसुलेटर होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस इंसुलेटर को देख करके भी जो है आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना केवी का लाइन होगा ये। अब बहुत सारे लोग जो है आपको बताते हैं कि 33 केवी के लिए 3 डिस्क होगा, 66 के लिए जो है 6 होगा। तो ये लॉजिक कंप्लीटली गलत होता है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, सिर्फ आप इंसुलेटर काउंट करके जो है आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि इतना ट्रांसमिशन लाइन है। कई बार आप देखोगे कि 11 किलो वोल्ट में 2 इंसुलेटर यूज़ में लिया है, कई बार आप देखोगे 3 इंसुलेटर जो है 11 केवी के लाइन पे यूज़ में ले ली गई है। तो अब कोई बोलेगा उसको 33 केवी का लाइन है, अब झगड़ा हो जाएगा दो के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, कहाँ ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल किया गया है, वहाँ का इन्वायरमेंट आसपास में कितना मॉइस्चर है हवा में, क्योंकि आपको पता है कि जब नमी होगा तो हमें जो है ज़्यादा लीकेज पाथ देना पड़ता है, तो ज़्यादा इंसुलेशन हमें एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये मैंने एकदम बहुत रिसर्च मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से भी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल द टेक केयर, बाय बाय।